हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग AEJE चैनल। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के इस सेशन में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC एग्जाम के लिए ये एक स्पेशल सेशन आज हम करने वाले हैं, जिसमें टॉप 30 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपकी ATC एग्जाम में जो इंग्लिश का सेक्शन आता है उसमें सबसे ज़्यादा वोकेबलरी से रिलेटेड सवाल आते हैं। और वोकेबलरी से रिलेटेड सवाल की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन जो वोकेबलरी के ऊपर बेस्ड है वो भी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वोकेबलरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलू जो है वो आपको इन सभी टाइप के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो आज का ये एक स्पेशल सेशन है, वीकेंड का स्पेशल लेक्चर है, और इस सेशन में हम वोकेबलरी से रिलेटेड कुछ बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले ATC एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, पहली बार जो लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले सवाल पर जाने से पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए सब लोग। दिस इज़ माई टेलीग्राम ID @kaustubsir_textbook, ये टेलीग्राम ID है। या फिर इंग्लिश विद कौस्तुभ सर ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप अपने फ़ोन से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। यहीं पर आपको सारे PDFs मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नाउ ये सेशन जो है ये पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ सेशन है, इसलिए ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने को मिल पड़ रहा है। दिवाली की छुट्टियां चल रही है, इसलिए पहले से ही हमने ये सेशन रिकॉर्ड करके रखा था, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो ब्रेक ना हो जाए, उसमें रुकावटें ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बताइए क्या होगा आंसर। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से, कि इस पूरे सेशन को एंड तक देखिए। ज़्यादा लंबा नहीं है, 30 मिनट्स का ही सेशन होगा, और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, बीच में छोड़ के मत जाना, या फिर किसी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ओके, ट्राई कीजिए सभी क्वेश्चंस को, और फाइनल स्कोर आपका क्या आता है, 30 में से कितने करेक्ट हुए, कितने गलत हुए, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, मिसस्पेल्ड वर्ड यहां पर पूछा गया है। इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? कंट्रोवर्शियल, एलिगेशन, कॉन्शियस, या फिर ग्रेचुइटियस? क्या लगता है, 1 2 3 या फिर 4? ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत है। ग्रेचुइटियस का यहाँ पर एक्चुअली स्पेलिंग ग्रेचुइटस होता है, TUITOUS होता है। ये जो आई है ना, ये टी के पहले लग जाता है। तो यहाँ पर ग्रेचुइटस का मतलब है लैकिंग एनी गुड रीजन और पर्पस एंड ऑफन हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स, इसका ये मीनिंग होता है। बाकी सारे वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट है। कंट्रोवर्शियल की स्पेलिंग करेक्ट है, एलिगेशन यानी कि इल्ज़ाम लगाना, और कॉन्शियंस यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, ट्रांसम्यूटिंग बेसर मेटल्स इनटू गोल्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होगा? एल्केमी, स्टेविडोर, सिनेक्योर, या ऑर्डिनेशन। जो बेसर मेटल्स होते हैं उनको गोल्ड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एल्केमी, स्टेविडोर, सिनेक्योर, या फिर ऑर्डिनेशन? सब लोग आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। यस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एल्केमी। स्टेविडोर इज अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ डॉक टू लोड एंड अनलोड शिप्स। जहाज़ों को लोड और अनलोड करने के लिए जो डॉक्स पर एक पर्सन बिठाया जाता है उसको स्टेविडोर कहते हैं। सिनेक्योर एक पोजीशन ऐसी जिसमें लिटिल और नो वर्क इज रिक्वायर्ड बट गिविंग अ होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट। मतलब है कि ऐसा जॉब, ऐसी नौकरी जिसमें काम ज़्यादा नहीं होता लेकिन पैसे बहुत मिलते हैं, ऐसे टाइप के जॉब को कहते हैं, पोजिशन को। ऑर्डिनेशन मीन्स द एक्ट और सेरेमनी ऑफ मेकिंग समबडी द प्रीस्ट ऑफ द चर्च। किसी पर्सन को चर्च का प्रीस्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसको ऑर्डिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। पीस वॉज डैश इन कोनोहा एज प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग वॉर वेर बीइंग कैरिड आउट बिहाइंड द सीन्स। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वो कैब के कॉन्टेक्स्ट में।
कोनोहा नाम की जगह की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग वॉर यानी कि अभी जंग होने वाली है और इस जंग की तैयारियां चल रही है। दे वर बीइंग कैरिड आउट बिहाइंड द सीन्स। तो अगर जंग की तैयारी चल रही है यानी कि जंग होने ही वाली है, तो इस गांव में, इस शहर में पीस जो है, शांति जो है, क्या वो बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी ना। शांति जो है वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। यहाँ पर तबाही मचने वाली है, वॉर होने वाला है। सो पीस कैसा है? पीस एफिमेरल है। एफिमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं एफिमेरल। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो लंबे समय तक चलता है, कंटिन्यूस होता है। एलिगेंट यानी कि खूबसूरत। एंड नेडियर का मतलब क्या होता है? जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है किसी चीज का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट। अगला सवाल देखते हैं। ऑपोजिट वर्ड बताना है आपको। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड मैलेवोलेंट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैलेवोलेंट? काइंडली, वैक्यूअस, एम्बिवैलेंट या फिर प्रिमिटिव? नाउ मैल, ये जब वर्ड दिखता है हमें, तो ये हमेशा एक नेगेटिव टोन लेके आता है। बहुत बार रूट वर्ड होता है मैल फंक्शन, मैल न्यूट्रिशन, मैलेवोलेंट। तो ऐसा ही मैलेवोलेंट ये एक नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है ऐसे लोग जो रूड होते हैं, एरोगेंट होते हैं, दूसरों के साथ फ्रेंडली नहीं होते, है ना, काइंडनेस नहीं दिखाते, उसको हम कहते हैं मैलेवोलेंट। तो मैलेवोलेंट का एंटोनिम जो होगा, ऑपोजिट वर्ड जो होगा, ये कोई अच्छा पॉजिटिव वर्ड होगा। और पॉजिटिव वर्ड यहां पर आपको मिलता है काइंडली, जो काइंड है। क्योंकि वैक्यूअस मीन्स शोइंग लैक ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंस की कमी दिखती है। एम्बिवैलेंट मतलब हैविंग और शोइंग मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, जिसमें मिक्सचर ऑफ इमोशंस है, मतलब अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, हैप्पी भी है, सैड भी है एट द सेम टाइम, एम्बिवैलेंट। एंड प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, आर्केइक, है ना, बहुत बहुत पुराना, आउटडेटेड जो होता है उसको प्रिमिटिव कहते हैं। सो बाकी सारे वर्ड्स कॉन्टेक्चुअली गलत है। मैलेवोलेंट का एंटोनिम बनेगा काइंड या फिर काइंडली। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहां पर सेंटेंस में एक अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है एबॉर्टिव, जिसका एंटोनिम आपको बताना है। एग्जाम में आप जब ऐसे क्वेश्चंस को अपीयर करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप डायरेक्शंस ठीक से पढ़ रहे हैं। सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है? बहुत बार बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, सिनोनिम की जगह एंटोनिम मार्क कर लेते हैं, एंटोनिम की जगह सिनोनिम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस ठीक से नहीं पढ़े। और ये बहुत ही सिली मिस्टेक होती है। ऐसी मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं आराम से। He made 2 abortive attempts at the French throne या on the French throne। abortive का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। abortive ये जो वर्ड है, इसको हम अनसक्सेसफुल इस वर्ड से जानते हैं। जो नाकामयाबी देते हैं या नाकामयाब होते हैं, उसको abortive कहते हैं। तो एंटोनिम क्या बनेगा? सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल होते हैं। और सक्सेसफुल के लिए यहां पर दूसरा वर्ड क्या है? फ्रूटफुल। फ्रूटफुल यानी कि जिसका फल आपको मिलता है, यानी कि जिसका सक्सेस आपको मिलता है। तो ए आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट ऑफ टाइम, जिसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, समय की बर्बादी। इट वॉज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। बेनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, जो आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, जो आपके लिए सेफ है, आपके लिए क्या है? हार्मलेस है। और एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? जो ऑन पर्पस किया गया, जानबूझ के जो चीज आप करते हैं, एडवर्टेंटली एंड इनएडवर्टेंटली, यानी कि जानबूझ के करना और गलती से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, जिसको हम कहते हैं, तो ये एडवर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा फ्रूटफुल यानी कि सक्सेसफुल। ठीक है, स्कोर नोट डाउन करते चलिए सब लोग। और जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, सेशन में जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जितने भी क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। इसके साथ साथ सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए, और पुराना जो पार्ट आपका मिस हुआ है वो एक बार बाद में देख लेना आप लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर, ये एक इडियम है, मुहावरा है, इसका मतलब बताइए। व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर।
नाउ हेल कभी फ्रीज हो सकता है क्या? हेल का मतलब होता है नरक, स्वर्ग होता है हेवन और हेल होता है नरक। नरक का इमेजिनेशन जो कैसे करते हैं हम लोग कि सब जगह आग लगी हुई है, वहाँ पर तेल उबल रहा है जिसमें लोगों को पनिश किया जाता है, उनके पकौड़े बनाए जाते हैं, जो भी है। हाँ, तो बेसिकली क्या है, हेल जो है ये बहुत ज़्यादा फायर होती है, वहाँ पर इतनी सारी आग होती है कि आग में लोग मर जाते हैं। अभी फ्रीज ओवर का मतलब क्या है? जम जाना, बर्फ हो जाना। हेल ये बर्फ में जम जाएगा क्या? नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि ऐसी चीज जो कभी नहीं हो सकती, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, समथिंग विच इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो ये होता है व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर मींस समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसी कोई चीज जो कभी नहीं हो सकती। ओके बाकी व्हेन थिंग्स आर एट वर्स्ट, गलत। बीइंग कॉट रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथ पकड़ना किसी को क्राइम करते हुए। एंड बैड टाइमिंग, गलत टाइमिंग भी रॉन्ग आंसर, राइट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रेसिप्रोसिटी का स्पेलिंग बताइए। अब ये स्पेलिंग के भी ना 2-3 अलग अलग टाइप के वेरिएशन आते हैं। या तो ये एक पहला टाइप है जिसमें एक ही वर्ड के 4 अलग अलग स्पेलिंग्स देते हैं और इनमें से कोई एक ही करेक्ट स्पेलिंग होने वाला है और बाकी के 3 गलत होते हैं। दूसरा तरीका है चारों डिफरेंट वर्ड्स देते हैं और इन चारों में से किसी एक की ही स्पेलिंग करेक्ट होती है, बाकी के 3 गलत होते हैं। तो आपको बताना है कि करेक्ट वाला कौन सा वर्ड है, या फिर चारों अलग वर्ड्स हैं और एक ही आंसर गलत है, एक ही वर्ड गलत है, बाकी 3 की स्पेलिंग सही है। तो आपको बताना है कौन से वाले की सही गलत। तो ये ऐसे अलग अलग वेरिएशंस में डायरेक्शंस चेंज हो सकते हैं, कभी करेक्टली स्पेल्ड पूछते हैं, कभी इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछते हैं। तो इसमें भी डायरेक्शंस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी में राइस नहीं लगता, RICE राइस, ये नहीं चलेगा, यानी कि 1 आंसर गलत है। RECI रेसी, PRO डबल आर नहीं लगाते, सिंगल आर होता है, डबल आर के वजह से 4th ऑप्शन गलत है। PRO SITY या PRO CITY, इसमें ही कंफ्यूजन हो सकता है 1 और 2 में। तो CITY सिटी ये आपका आता है, SITY नहीं। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग द जेस्चर, सामने वाले पर्सन आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं उसके हिसाब से आपका रेसिप्रोकेट करते हैं जेस्चर, वो होता है रेसिप्रोसिटी, है ना। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इसको। बिल्कुल सही जवाब, CITY। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, फेबियन पॉलिसी क्या होती है? फेबियन पॉलिसी ये भी एक इडियम ही है, मुहावरा है। पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल टेकिंग बैड डिसीजंस, पॉलिसी ऑफ मेकिंग डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, या एंशियंट या पुरानी पॉलिसीज, फेबियन पॉलिसीज। यस, तो फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसमें डिसीजन मेकिंग करते समय बहुत डिले किया जाता है, बहुत टाइम लगाते हैं डिसाइड करने के लिए, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेते। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लगा देते हैं। ऐसे टाइप के डिसीजन मेकिंग को कहा जाता है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी इज द राइट आंसर। क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इनको भी स्टडी करना है। और स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, खासतौर से सिमिलर दिखने वाले कंस्ट्रक्शंस, IE की जगह EI कर दिया, है ना, सिंगल S की जगह डबल S कर दिया, सिंगल L की जगह डबल L कर दिया, ऐसे वाले जो स्पेलिंग्स होते हैं वो काफ़ी कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ एज यू कैन सी डिम्यूनेटिव है, प्रिसिएंट है, स्पेक्टेक्युलर है, या फिर टेक्टोनिक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए क्या होगा यहाँ पर? व्हाट विल बी द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? डिम्यूनेटिव, प्रिसिएंट, स्पेक्टेक्युलर, या फिर टेक्टोनिक। चारों थोड़े से ट्रिकी ऑप्शंस हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रीसिएंट। प्रीसिएंट की स्पेलिंग गलत है। देखिए प्रीसिएंट की सही स्पेलिंग होती है PRESCIENT। उन्होंने क्या कर दिया, I और E के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। सही स्पेलिंग में पहले I लगता है, बाद में E लग जाता है।
यहां पर जो दिया हुआ है उसमें पहले ई लगा दिया, बाद में आई लगा दिया। प्रीसियंट का मतलब होता है नोइंग थिंग्स और इवन इवेंट्स बिफोर दे एग्जिस्ट और हैपन। जो चीजें होने से पहले ही अगर आपको पता है, उस क्वालिटी को कहते हैं प्रीसियंट, प्रीसियंट होना। ठीक है, बाकी सारे जो वर्ड्स हैं, स्पेक्टेक्युलर, टेक्टोनिक, इनकी करेक्ट स्पेलिंग्स लिखी हुई है। टेक्टोनिक क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स से आता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा प्लेट थियरीज। तो हमारी जो अर्थ है, उनके अर्थ की जो क्रस्ट है वो ऐसे अलग अलग प्लेट्स से बनी हुई है ना। और ये प्लेट्स आपस में ऐसे फ्रिक्शन के वजह से कभी कुछ प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, कभी कुछ प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, कभी ऐसे आगे पीछे लैटरल मूवमेंट होता है। और इसी के वजह से वोल्केनिक एक्टिविटी या साइस्मिक एक्टिविटी भी, अर्थक्वेक्स वगैरह जो होते हैं वो उसी के वजह से होते हैं, है ना। सो टेक्टोनिक ज्योग्राफी का टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी वर्ड्स अभी देखते हैं क्या है। Many of the diatom species and even more of the dinoflagellates are dashed to Antarctic waters. Now dinoflagellates ये एक बायोलॉजी का टर्म है, डायटम स्पीशीज बायोलॉजी का टर्म है ना। होमवर्क के तौर पर आप देख सकते हैं उनके मीनिंग्स एग्जैक्टली क्या है। एंटार्क्टिक वाटर्स का मतलब क्या है कि जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसके आसपास का जो समंदर है, जो ओशियंस है, उसको एंटार्क्टिक वाटर्स कहते हैं। और ये जो है बहुत सारे डायटम स्पीशीज और डिनोफ्लैजिलेट्स ये एंटार्क्टिक वाटर में पाए जाते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। यस और नो? इमिग्रेंट नहीं आएगा। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो बाहर की दुनिया से अंदर आपके कंट्री में आ जाता है। बाहर की दुनिया से नहीं, बाहर के कंट्री से, दूसरे कंट्री से आपकी कंट्री में आता है। और एमिग्रेंट जो होता है, EMI से शुरू होने वाला जो एमिग्रेंट होता है, वो होता है आपकी कंट्री से या आपके अपने देश से दूसरे देश में जाने वाले लोग। एमिग्रेशन कैसे याद रख सकते हैं? इंपोर्ट से याद रखिए। इंपोर्ट का मतलब बाहर के देश से अपने देश में लेके आना, इंपोर्ट से इमिग्रेशन, आई से आए। और एक्सपोर्ट याद रखिए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना। तो एमिग्रेशन जो होता है ई वाला, वो अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला आई और ई याद रखिए, तो आपको पता चलेगा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। नाउ फॉरेन भी क्या होता है? फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब है जो बाहर से आए हुए हैं। लेकिन एंटार्क्टिक वाटर्स में ये बाहर से नहीं आए हुए हैं, वो वहीं के हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? नेटिव। एंडेमिक का मतलब होता है नेटिव। अगर कोई स्पीशीज, अगर कोई प्रजाति किसी जगह की ओरिजिनल इनहेबिटेंट है तो वो वहां की नेटिव है, एंडेमिक है, एग्जिस्टिंग बिफोर एवरीथिंग एल्स, है ना। इंपोर्टेड भी नहीं चलेगा। इमिग्रेंट इंपोर्टेड दोनों एक दूसरे के जैसे हो जाएंगे। और फॉरेन का मतलब भी जो बाहर से आता है। इमिग्रेंट भी बाहर से अंदर आते हैं, इंपोर्टेड भी बाहर से अंदर आने वाली चीजें। तो ये तीनों एक दूसरे के जैसे सिनोनिम्स बन जाते हैं और इसलिए तीनों एक साथ हट जाते हैं। और ये जो बचा हुआ ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर या करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट एक और सवाल। ये सारे वर्ड्स नोट डाउन करते चलिए। अगर आप डायरी में नोट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा आपके रिवीजन के लिए। वैसे PDF तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आपके खुद के नोट्स के लिए भी आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। The student's dash actions towards the teacher got him suspended from school. बच्चे के कैसे एक्शंस हैं, स्टूडेंट के कैसे एक्शंस हैं, इन एक्शंस के वजह से उसको स्कूल से सस्पेंड किया गया है। तो अच्छे एक्शंस तो नहीं होंगे, बुरे एक्शंस होंगे। कुछ उल्टा बोल दिया होगा टीचर को, कुछ इंसल्टिंग बोल दिया होगा टीचर को। तो सिंसियर एक्शंस तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सिंसियर ये अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है। ही इज़ अ वेरी सिंसियर पर्सन, शी इज़ अ वेरी सिंसियर गर्ल, मतलब जो अपना काम सही समय पर करते हैं, है ना, ओबीडियंट होते हैं। अर्नेस्ट भी अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव शब्द होता है। ईगर होना, अर्नेस्ट होना, किसी नई चीज़ को समझने के लिए, नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सीरियस एक्शंस या फ्लिपेंट एक्शंस, इन दोनों में से आपका कोई आंसर आएगा। ना फ्लिपेंट, इस वर्ड का मीनिंग पता होना जरूरी है। फ्लिपेंट का मतलब होता है बेसिकली रूड, एरोगेंट, या फिर किसी को बदनाम करने वाला या किसी के खिलाफ बहुत ही बुरी भद्दी बातें बोलना, उसको हम कहते हैं फ्लिपेंट एक्शंस। सीरियस एक्शंस नहीं। सीरियस एक्शंस का मतलब क्या होता है? जो एक्शन जो सीरियस है,
लेकिन अगेन आगे क्या लिखा गया है, स्कूल से सस्पेंड किया गया, यानी कि कोई बहुत बुरा काम किया होगा उसने, फ्लिपेंट काम किया, समथिंग बैड, समथिंग वेरी वेरी बैड एंड मॉरली इनकरेक्ट, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता या इनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। ओके, चलिए अगला वर्ड देखिए, डायलेट। डायलेट का ऑपोजिट वर्ड बताइए फटाफट। ये सारे वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायलेट, एबडक्ट, शॉर्टन, एक्सपांड या कैप्चर। आपकी जो प्यूपिल्स होती है अपने आंखों के अंदर, ये जो ब्लैक कलर का सर्कल होता है ना, उसको प्यूपिल कहते हैं, तो ये डायलेट होते हैं। यानी कि जब आप अंधेरे में होते हो तो आंखें का ये जो ब्लैक कलर का जो होता है उसका साइज बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपके रेटिना तक पहुंचे और आपको दिखे अंधेरे में भी। उसको कहते हैं डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। और जब सनलाइट में चले जाते तो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। सो डायलेट होने का मतलब होता है एक प्रकार से एक्सपांड होना। जब कोई चीज़ एक्सपांड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फ्लोट हो जा, इन्फ्लेट हो जाती है, उसको हम डायलेट कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना या फिर कम हो जाना, शॉर्टन हो जाना। क्योंकि शॉर्टन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को कम करना, ये हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा शॉर्टन, क्योंकि एक्सपांड तो सिनोनिम है ना, और हमें सिनोनिम नहीं चाहिए। यस और नो, वी डोंट नीड सिनोनिम हियर। और कैप्चर तो कॉन्टेक्चुअली गलत है, पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना। और एबडक्ट भी होता है कैप्चर करना, जैसे किडनैप करते हैं ना, किडनैप करते हैं बच्चों को, किडनैप करते हैं, फिल्मों में वगैरह देखा होगा आपने, एबडक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया है। ठीक है ना। एबडक्ट के ही जैसा एक और वर्ड होता है एब्डिकेट, लेकिन ये मीनिंग अलग है। एब्डिकेट का मतलब होता है अबैंडन करना, त्याग देना, जनरली अपने पावर को अबैंडन करना, सिंहासन को छोड़ देना, पावर पोजीशन को लेट गो करना, मुझे नहीं चाहिए पावर, ये तुम रख लो, एब्डिकेशन ऑफ द थ्रोन कहते हैं। थ्रोन यानी कि सिंहासन, सिंहासन का त्याग कर दिया राजा ने। यस और नो, तो एब्डिकेशन ऑफ थ्रोन हियर बिकम्स द राइट आंसर। सॉरी, एब्डिकेट ये नया वर्ड है, अलग वर्ड है, दिखने में अबडक्ट जैसा दिखता है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग है। सिंहासन त्याग देना, पावर को त्यागना, और ये होता है किडनैप कर लेना। ओके, चलिए अगला इडियम जो है काफी सिंपल है, काफी कॉमन है, बहुत बार देखने को मिला है, सुनने को मिला है। टू ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स मतलब क्या है, इसको हम आग में घी डालना जिस कहते हैं, है ना, जले पे नमक छिड़कना कहते हैं, तो वही है ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स। काफी कॉमन इडियम है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है। टू मेक्स द सिचुएशन वर्स, किसी बुरे सिचुएशन को और बुरा करना, बद से बदतर करना ना। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्ड देखिए क्या है, DOWDY, डॉडी, डॉडी या डाउडी। इसका सिनोनिम बताइए, सेम मीनिंग वाला वर्ड डाउडी का। ऑप्शन देखिए क्या क्या, डॉजी, इसको डॉडजी नहीं बोलते, डॉजी, शॉडी, अनफैशनेबल या फैशनेबल। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। तो डॉडी ये जो वर्ड है ना, या डाउडी ये जो वर्ड है, ये होता है अनफैशनेबल। खास तौर से कपड़ों के सेंस में इसको हम यूज करते हैं। अगर किसी ने बहुत ही अनफैशनेबल कपड़े पहने हैं, बहुत ही घटिया से कोई टाइप के कपड़े पहने हैं, जो फैशन में नहीं है, जो वोग में नहीं है, उसको हम कहते हैं क्या, डाउडी कपड़े पहने हैं, यू लुक सो डाउडी, यू लुक सो अनफैशनेबल। ओके, सो अनफैशनेबल यहां पर सिनोनिम बनता है। फैशनेबल या एंटोनिम बनेगा, जो बहुत बढ़िया फैशन फॉलो करते हैं, कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी दो वर्ड्स क्या है, डॉजी और शॉडी, क्या होता है, डॉजी का मतलब होता है इन्वॉल्विंग रिस्क एंड नॉट ऑनेस्ट और नॉट टू बी ट्रस्टेड। ऐसी कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, जिसके ऊपर आप इजीली भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं होते, उसको हम डॉजी कहते हैं। ही इज अ वेरी डॉजी पर्सन, बहुत ही रिस्की आदमी है वो, क्योंकि उसके ऊपर आप आराम से भरोसा नहीं कर सकते। और शॉडी मतलब मेड केयरलेसली विदाउट और पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, जिस चीज को बहुत ही केयरलेसली बनाया है, ध्यान नहीं देखे बनाया है, एकदम कैजुअल एटीट्यूड के साथ,
और ख़ास तौर से क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, क्वालिटी ऑफ मटेरियल का भी इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से हुआ है, उसको हम शॉडी कहते हैं, शॉडी प्रैक्टिसेस। ओके, तो अनफैशनेबल इज द राइट आंसर। तो डॉडी जब आएगा तो हमेशा याद रखिए कपड़ों से रिलेट करता है, फैशन से रिलेट करता है, इसलिए अनफैशनेबल करेक्ट। अगला इडियम देखिए, एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट इडियम इज एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है खंजर, ऐसे एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है। ड्रॉ करने का मतलब ऐसे जो जैसे स्वॉर्ड को ड्रॉ करते हैं ना, तो डैगर्स को ड्रॉ करना यानी कि निकालना, रेडी टू फाइट, फाइट करने के लिए रेडी होना। सो डैगर्स ड्रॉन ये जो इडियम है, इट मीन्स बेसिकली व्हेन यू आर रेडी टू फाइट और टू हैव बिटर इनमिटी। बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, क्लोज फ्रेंडशिप तो बिल्कुल नहीं। टू फाइट आएगा या टू हैव बिटर एनमिटी, एनमिटी यानी कि दुश्मनी होना। तो एक्चुअली डैगर्स ड्रॉन जो है, डैगर को अगर आप लिटरल देखोगे, शब्दशः अर्थ देखोगे, तो ये एक हथियार होता है जो किसी को मारने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इडियम जो होते हैं हमारे, उनको कभी भी लिटरल मीनिंग के साथ नहीं लेते, शब्दशः अर्थ नहीं होता, हमेशा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग या सिंबॉलिक मीनिंग के साथ देखते हैं। और यहां पर कॉन्टेक्चुअल या सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि जब आप नफरत होती है एक दूसरे के प्रति, बिटर एनमिटी, कड़वाहट है, रिलेशनशिप्स में कड़वाहट है, नफरत है एक दूसरे के प्रति। जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइट करने के लिए रेडी है या मारपीट करने के लिए रेडी है ना, बस ये नफरत है, एनमिटी है, वहां से आता है ये वर्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस की जगह, जहां पर आप परमानेंटली रहते हैं, आपका परमानेंट घर है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीथिएटर, न्यूमिस्मैटिस, डोमिसाइल या एनोनिमस। कॉलेजेस में आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में सुना होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उस पर्टिकुलर जगह पर रहता है, उसको हम कहते हैं डोमिसाइल। ही इज द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो वहां का परमानेंट रेजिडेंट है ना, डोमिसाइल है। बाकी देखिए क्या है, एम्फीथिएटर एक ऐसी जगह जहां पर कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक बड़ा सा स्टेज होता है, उस स्टेज के सामने ऐसे सीट्स होते हैं, जनरली ऐसे स्लैंटेड सीट्स होते हैं ताकि बहुत सारे ऑडियंस बैठ सके, उसको एम्फीथिएटर कहते हैं। ओके, कभी कभी क्लोज्ड होता है, कभी कभी ओपन एयर एम्फीथिएटर भी होता है। न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, ऐसा पर्सन जो कॉइन्स की कलेक्शन करते हैं, कॉइन्स को स्टडी करते हैं, अलग अलग टाइम के कॉइन्स की उनकी स्टडी होती है ना। और एनोनिमस का मतलब होता है अननोन, जिसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है, एनोनिमस है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एंटोनिम बताइए एक्सटिंक्ट का। काफी सिंपल इजी वर्ड है, डुएबल वर्ड है। एक्सटिंक्ट का एंटोनिम बताइए। जो चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है मतलब क्या है? अभी वो नष्ट हो चुकी है, अभी पृथ्वी पर नहीं है। जैसे डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट। एंटोनिम क्या बनेगा? जो चीजें अभी भी मौजूद है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है। एक्सटिंक्ट का एंटोनिम क्या बनेगा? एग्जिस्ट बनेगा। जो चीजें एग्जिस्ट करती है मतलब क्या है? प्रिवैलेंट है। प्रिवैलेंट है जो एग्जिस्ट करती है, रेयर नहीं। रेयर का मतलब जिनको ढूंढना मुश्किल है, तो ये गलत हो जाएगा। एंशिएंट यानी कि पुराना, प्राचीन, नहीं चलेगा। अननोन यानी कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो प्रिवैलेंट जिन्होंने आंसर यहां पर दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया, वेल डन ऑल ऑफ यू जिन्होंने आंसर 3 दिया है। आई होप सब लोग स्कोर मेंटेन करते चल रहे हैं, कितने आंसर सही हुए कितने गलत हुए मेंटेन करते चलिए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एक्सरसाइज, कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स इन पर्टिकुलर। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने ये चीज स्टडी की थी। न्यूमिस्मैटिक्स, फिलाटेली, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्गोनॉमिक्स या यूजेनिक्स। तो सही जवाब आपका यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूमिस्मैटिक्स। थोड़े ही देर पहले अभी ये किया था हमने क्वेश्चन, कॉइन की स्टडी करने वाले। फिलाटेली का मतलब है स्टैम्प्स की स्टडी करने वाले, जो पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं ना, अलग अलग ज़माने के पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, उनकी स्टडी करना, कौन सा पोस्टल स्टैम्प कब आया था, उसके ऊपर कौन सा चित्र था, क्या उसका सिग्निफिकेंस था, ये सारी डिटेल में स्टडी करने वाले को फिलाटेलिस्ट कहते हैं। अर्गोनॉमिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमंस। ह्यूमंस के बीच में या किसी भी सिस्टम्स के बीच में
इंटरेक्शन कैसे होता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे काम करती है, ह्यूमन सिस्टम्स कैसे काम करती है ना, अपनी बॉडी के भी जो अलग अलग सिस्टम्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के काम करती है, इन सभी चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग को हम कहते हैं ergonomics. ओके, the understanding of how different systems work together, interact together, and eugenics is the agencies that may improve and impair racial qualities. racial qualities को improve करना या impair करने का जो concept होता है वो eugenics से आता है. ठीक है, सो ये थे हमारे आज के vocab के questions. I hope आप सभी को ये सारे questions समझ में आए, सारे solution समझ में आए, सारे words के meaning समझ में आए. एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन. खास तौर से अगर आप देखें, बहुत सारे वर्ड्स हमने आज सीखे, स्पेशली ऑप्शंस के अंदर. वोकैब की क्लास में एक बात तो ये बहुत अच्छी होती है हमारे लिए कि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन 4 ऑप्शंस में भी इतने सारे वर्ड्स हमें नए मिलते हैं, इतने सारी नई चीज़ें हम सीखते हैं, दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रैक्टिस. नाउ ये PDF तो मैं सेंड करूँगा ही, लेकिन इस PDF को आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको इस टेलीग्राम पर ज्वाइन करना पड़ेगा. दिस इज माई टेलीग्राम ID @kaustubsir_textbook, या फिर QR कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, या फिर इंग्लिश विद कौस्तुभ सर ऐसे सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन को अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में एनरोल कर लीजिए. यहाँ पर आपको पेड बैचेस मिलेंगे जिसमें लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस मॉक्स मिलेंगे, ढेर सारे PDFs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का टारगेट रख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर कोचिंग में एनरोल करना. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं. और सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें, KAUSTUBH, ये मेरा कूपन कोड है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. तो यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड. ठीक है, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये सेशन पसंद आ गया. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे.